ओके। पिछले कल हमने डिस्कस करा था ग्लाइकोलिसिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा वो। ठीक है, तो हमने बेसिकली ग्लाइकोलिसिस डिस्कस कर लिया था आपके पास। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में हमने ये फाइंड आउट किया कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है आपके पास, जिसमें हम किसकी करवा रहे हैं, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। ठीक है, अब जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ पे अक्कर होती है, अक्कर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस है उसमें हमने क्या देखा, जो आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, जो आपके पास 6 कार्बन ग्लूकोज है उसको हम फर्दर क्या कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे। ठीक है, फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट आया उसके बाद हमारे पास आया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसको हमने बेसिकली फर्दर ब्रेक डाउन किया। ठीक है, और फर्दर ब्रेक डाउन पे हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला वो मिला फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट को हमने फर्दर ब्रेक करके क्या ऑब्टेन कर लिया, पायरुविक एसिड। ठीक है, और पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन सभी के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। ठीक है, तो ऐसे हमें 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, इस साइकिल को हमने क्या बोला, ग्लाइकोलिसिस, जिसमें क्या हो रहा था, जो ग्लूकोज था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था। ठीक है, उसमें से क्या कर रहे थे हम, पार्शियली ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे थे और उसमें से एनर्जी निकाल रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या होता है इन स्टेप्स में, इन स्टेप्स में जो एटीपी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो एटीपी प्रोडक्शन आपके पास, नेट एटीपी गेन कितना होता है, तो नेट एटीपी होती है आपके पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी गेन कितना है, 2 है। ठीक है, और कितना एनएडीपीएच बना, तो यहाँ पे जो आपके पास एनएडीपीएच की फॉर्मेशन हुई, तो वो कितनी हुई आपके पास, वहां पे आपके पास 2 एनएडीपीएच बना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एनएडीपीएच की फॉर्मेशन। ठीक है, नेट गेन। ठीक है, अगर नेट गेन की बात करें तो नेट गेन आपके पास NADPH2B का 2 ही मॉलिक्यूल का नेट गेन हुआ। ठीक है, और वहीं पे आपके पास नेट गेन ऑफ एटीपी भी कितना हुआ, 2 एटीपी। ठीक है, इतना हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास साइकिल है वो है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, वो है हमारे पास क्रेब्स साइकिल। ठीक है, जो आपके पास क्रेब्स साइकिल है, बेसिकली इसको और बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, या शॉर्ट में मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, टीसीए साइकिल। क्या बोल सकते हैं इसको, टीसीए साइकिल, क्रैब साइकिल। ठीक है, और सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डिस्कवरी की, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास क्रैब साइकिल था उसके बारे में बताया था सर हेंस क्रैब ने, हेंस क्रैब ने। तो इनके नाम के ऊपर, और कब बताया था, ये बताया था 1937 में। और इनके नाम के ऊपर क्या हुआ, इस साइकिल को और क्या बोला जाता है, क्रैब साइकिल बोला जाता है। ठीक है, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, और जो नोबेल प्राइज था वो मिला था इनको 1953 में। ठीक है, फॉर डिस्कवरी ऑफ द टीसीए साइकिल और क्रैब साइकिल। ठीक है, तो बेसिकली आज ये हमने पिछले कल देख लिया था ग्लाइकोलिसिस,
अब मैं बात करूंगी क्रैब साइकिल, ठीक है। पिछले कल मैंने आपको बताया था कि जो क्रैब साइकिल होता है, ठीक है, तो क्रैब साइकिल की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो क्रैब साइकिल कहाँ पे होता है? इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सेल लेती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सेमी लिक्विड जो फ्लूइड है वहां पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है और वहां से हमें क्या मिल रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड या पायरुवेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? इस प्रोसेस को हमने बोल दिया ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ये जो आपके पास पायरुविक एसिड है, ठीक है, या जो पायरुवेट है, ये अब कहाँ पे एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो उसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे कॉन्वोलेटेड मतलब फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर का ये जो मटेरियल है इसको बोला जाता है मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको मैं येलो कलर में शेड कर रही हूँ बेसिक, ठीक है। तो ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये इसकी होगी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये अंदर वाला जो मटेरियल हो गया इसको बोल दिया हमने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें क्या होगा? ये जो पायरुविक एसिड है वो एंटर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलेगा आपके पास साइकिल जिसको हम बोलेंगे क्रैब साइकिल, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? टीसीए साइकिल, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? क्रैब साइकिल, ठीक है, टीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको कि आपके पास क्रैब साइकिल कहाँ पे चलेगा, ठीक है। और देखो यही मैं आपके पास इसको मैं ब्रॉड करके बनाऊंगी अब, ठीक है। देखो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास अब मैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की ही मेम्ब्रेन बनाऊंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं मेंशन कर देती हूँ आउटर और ये है इनर, ठीक है, मेम्ब्रेन, ठीक है। और किसकी मेम्ब्रेन की बात करें हम? बेसिकली हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपके पास क्रैब साइकिल है बेसिकली वो 8 स्टेप्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हम 8 स्टेप्स की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उसमें से क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे ये बाहर का क्या होगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या किसकी फॉर्मेशन हुई है? पायरुविक एसिड की, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो कहाँ पे एंटर करेगा? वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। अब जब वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा तो यहाँ पे यूज होगा एंजाइम, ठीक है। तो थोड़ा इधर लिखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा आपके पास? जो पायरुवेट है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा वो? एक NAD को किस में चेंज कर देगा? NADH2 में चेंज कर देगा, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया, या फिर आप इसको किस फॉर्म में लिखते हो? H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो Na
NAD है, उसकी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे उसकी रिडक्शन करवा दी गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये किसमें चेंज हो गया, NADH2 में चेंज हो गया, ठीक है। किसका, पायरुविक एसिड का या पायरुवेट का, ठीक है। अब ये जो आपके पास, और साथ में यहाँ से जो आपके पास CO2 है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रिलीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो आपके पास पायरुविक एसिड है उसमें हम एडिशन करेंगे, इसको हम बोलते हैं एंट्रेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। एंट्री करेंगे हम एक मॉलिक्यूल की, जिसको बोला हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो हम इसमें एडिशन करेंगे किसकी, एसिटाइल कोएंजाइम ए की, ठीक है। या फिर सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एसिटाइल कोए, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल को ए है, इसका जो फर्स्ट एक्सेप्टर है, ठीक है, वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, OAA, ठीक है। तो जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो बेसिकली आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। उसको कौन रिसीव करेगा, उसको करेगा आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए रिसीव, और जो आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो होता है 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब ये इसको, तो यहाँ पे एंट्रेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, एंट्रेंट मॉलिक्यूल जिसकी हमने एडिशन करी, ठीक है, जिसको हमने पायरुविक एसिड में जोड़ा, तो वो जो आपके पास एंट्रेंट मॉलिक्यूल है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। और जो रिसेप्टर होगा, ठीक है, तो रिसेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है, तो आपके पास रिसेप्टर ऑफ एंट्रेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंपल मैंने रिसेप्टर लिख दिया, तो ये रिसेप्टर कौन होगा, रिसेप्टर की तरह एक्ट करेगा ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या करेगा, रिसेप्टर की तरह एक्ट करेगा, और जो आपके पास किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा बेसिकली 6 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा सिट्रिक एसिड में, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो आपके पास सिट्रिक एसिड है, ठीक है। अब ये कितने, यहाँ पे दो, ये 2 कार्बन था, ये 4 कार्बन था, तो ये कितने कार्बन हो जाएगा, 6 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंजाइम यूज होगा, ठीक है, दैट इज एकोनाइडेज, ठीक है, जो बेसिकली क्या करवाएगा, डिहाइड्रेशन करवा देगा, ठीक है। यहाँ से पानी रिमूव हो जाएगा। अब ये जो आपके पास सिट्रिक एसिड है वो चेंज हो जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड में, ठीक है। और ये भी आपके पास कितने कार्बन है, ये भी आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। फिर ये बेसिकली आपके पास किसमें चेंज हो जाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड में, ठीक है। और जो आइसोसिट्रिक एसिड है वो फर्दर चेंज हो जाएगा किसमें, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो यूज होगा ऑक्सैलो सक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज, ऑक्सैलो सक्सिनिक डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, जो क्या करेगा, एक CO2 को रिमूव करवा देगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, डिकार्बोक्सिलेज है तो CO2 को क्या कर देगा, रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास वेट, ठीक है, जो आपके पास आइसोसिट्रिक एसिड है, पहले यहाँ पे बनना था, अगर ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड लगा तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होना था फर्स्ट ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, सॉरी, ठीक है। तो ये चेंज होगा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ठीक है। जो आपके पास ऑक्सैलो सक्सिनिक
डिकार्बोक्सिलेज है, ठीक है। तो मतलब आइसो जो सिट्रिक एसिड है, आइसोसिट्रिक एसिड किसमें चेंज होगा? एक्सैलोसक्सिनिक एसिड में चेंज होगा। अब ये जो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट होगा? ये एंजाइम आपके पास कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, जो आपके पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है उसको किसमें चेंज किया? सिट्रिक एसिड में। अब सिट्रिक एसिड में ये क्या करेगा? डिहाइड्रेशन कर देगा, वाटर को यूज कर देगा और किसमें चेंज हो जाएगा? सिस एक्नोटिक एसिड में। और सिस एक्नोटिक एसिड किसमें चेंज हो जाएगा? आइसोसिट्रिक एसिड में, ठीक है। ये सारे कितने कार्बन हैं? ये सारे 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब जो आइसोसिट्रिक एसिड है वो किसमें चेंज हो जाएगा? ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में, ठीक है। बट यहाँ पे जब आइसोसिट्रिक एसिड किसमें चेंज होगा? ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा वो, जो आपके पास NAD है उसको कन्वर्ट कर देगा NADH2 में, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन गेन करी और NAD को कहाँ पे किसमें चेंज कर दिया? NADH2 में। मतलब उसने NAD की रिडक्शन करवा दी यहाँ पे, ठीक है। और जो आपके पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, सॉरी एक्सैलोसक्सिनिक एसिड में चेंज हो गया। अब जो आपके पास ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड है वो चेंज हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है, या फिर इसको अल्फा कीटो ग्लूटेरेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूज होगा एंजाइम ऑक्सैलोसिनिक डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, जो क्या करवाएगा? CO2 को बाहर निकालेगा, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेज है तो बेसिकली CO2 का रिमूवल करवा देगा, ठीक है। अब जो आपके पास अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है वो किसमें चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब जो आपके पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, बेसिकली यहाँ से जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में चेंज होगा तो यहाँ पे आपके पास फिर से किसकी रिडक्शन हो जाएगी? NAD की, और उसमें क्या ऐड हो जाएगा? NADH2, ठीक है। तो यहाँ से NAD से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? NADH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब जो आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो बेसिकली चेंज होगा सक्सिनिक एसिड, ठीक है। तो ये चेंज होगा सक्सिनिक एसिड में, ठीक है। और बेसिकली जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में किसमें चेंज होगा? सक्सिनिक एसिड में। तो यहाँ पे वो क्या करवा देगा? यहाँ पे एक GDP से GTP बना देगा, ठीक है। अब देखो जो आपके पास GDP और GTP है वो आगे चल के क्या करते हैं? आपके पास एक ADP को पकड़ के किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ATP में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो जो आपके पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो सक्सिनिक एसिड में जब चेंज होता है तो किसकी प्रोडक्शन करता है? वो सिर्फ एक ATP बना रहा है, ठीक है। अब जो आपके पास सक्सिनिक एसिड है, ठीक है, ये बेसिकली जो आपके पास सक्सिनिक एसिड है वो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस किसमें चेंज हो जाएगा? ये आपके पास चेंज हो जाएगा फ्यूमरिक एसिड में, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? एक आपके पास जो FAD है उसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी, चेंज हो जाएगा FADH2 में, ठीक है। और जो फ्यूमरिक एसिड है, और यहाँ पे बेसिकली अब देखो यहाँ पे आपके पास जब बेसिकली जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 6 कार्बन था। तो यहाँ से हमने एक कार्बोक्सिलेशन करवा दिया तो ये भी कितना कार्बन बचा? 5 कार्बन बचा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? फिर से एक CO2 को रिमूव करवा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो सक्सिनाइल कोएंजाइम बचा वो कितने कार्बन का बचा? 4 कार्बन का बचा, ठीक है। अब जो आपके पास सक्सिनिक एसिड है, ठीक है, वो कितने कार्बन का होगा? यहाँ पे कोई CO2 रिमूव नहीं हुई तो कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। फ्यूमरिक एसिड भी कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका CO2 को रिमूव नहीं करवा रहे हो, ठीक है। और जो फ्यूमरिक एसिड है वो किसमें चेंज हो जाएगा?
वो चेंज हो जाएगा मैलिक एसिड में, ठीक है। और जो मैलिक एसिड है वो किस में चेंज हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ मैलिक डिहाइड्रोजिनेस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, NAD की रिडक्शन करवा देंगे, ऐड कर देंगे H2, ठीक है। तो NAD पॉजिटिव NADH2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसको हम बोलेंगे मैलिक डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? यस मैम। ठीक है। अब देखो बेसिकली जो आपके पास यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं NADH2 की, ठीक है। तो NADH2 कितने बन रहे हैं आपके पास, एक, ठीक है। आप इस फॉर्म में लिख सकते हो या इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये जस्ट बताया है तो सिंपल क्या है, एक है, ठीक है, वन। सेकंड कहाँ पे हुआ है फॉर्मेशन, यहाँ पे, ठीक है। थर्ड NADH2 आपके पास कहाँ पे बना, यहाँ पे, ठीक है। और फोर्थ NADH2 कहाँ पे बना, यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपके पास, अब देखो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आपके पास 1 मॉलिक्यूल एंटर हो रहा है, हम बात कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है। जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कहाँ पे एंटर कर जाएगा, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो बेसिकली क्या करवा देगा वो, 4 NADH2 की फॉर्मेशन करवा देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो सबस्ट्रेट लेवल ATP है उसकी कितनी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट लेवल ATP कौन सा है, जो आपके पास डायरेक्ट ATP फॉर्म हो रहा है, ठीक है। NADH2 और FADH2 को छोड़ के, ठीक है, डायरेक्ट क्या हो रहा है, ATP की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल ATP की फॉर्मेशन कितनी होगी, तो सबस्ट्रेट लेवल ATP कितना है, 1 ATP, ठीक है। और मैं अगर बात करूं FADH2 की, ठीक है। तो FADH2 की कितनी फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे FADH2 कितना बना हमने, सिर्फ कितने FADH2 बनाए, एक, ठीक है। यहाँ पे एक ही बार बना है FADH2, FAD से क्या बन गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई FADH2, तो 1 FADH2 फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कि जो आपके पास एक NADH है वो कितने ATP प्रोड्यूस करेगा आगे चल के, 3 ATP, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या बोल रही हूँ कि जो आपके पास एक मॉलिक्यूल है उसने कितने, उससे फॉर्मेशन हुई 4 NADH2 की, ठीक है। और 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP, ठीक है। तो अगर इसको काउंट करूंगी मैं तो कितने हो जाएंगे, 12 ATP। तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो आपके पास पायरुविक एसिड में जो एंटर होगा तो वो क्या करेगा, 4 NADH2 देगा। जो 4 NADH2 है वो कितने ATP दे देगा आगे चल के, ATS साइकिल में है हमें दे देगा ये 12 ATP। समझ आई बात है? इतना क्लियर है आपको? मैम ये क्या 1 NADH2 मतलब 3 ATP देगा? हाँ, मैंने आपको पिछले कल भी बताया था शायद कि जो आपके पास NADH2 है, ठीक है, वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है। देखो जो आपके पास NADH2 है बेसिकली आगे चल के जब ETS साइकिल में जाएगा तो ये आपके पास प्रोड्यूस करेगा 3 ATP, ठीक है। मतलब एक NADH2 की वैल्यू है 3 ATP, ये 3 ATP बनाएगा। और एक जो आपके पास FADH2 होता है, ठीक है, वो बनाता है टोटल 2 ATP, ठीक है। अब NADH2 कितने निकले, जितने NADH2 निकले, यहाँ पे 4 NADH2 निकले, ठीक है। तो हमने सिंपल कर दिया 4 इंटू 3, 3। क्योंकि कितने ATP दे रहा है ये, 3 ATP दे रहा है एक, ठीक है। तो 4 कितने दे देंगे,
12 एटीपी। ठीक है, और मैंने क्या बोला, जो एक FADH2 है, ठीक है, वो कितने एटीपी दे रहा है? 1 FADH2। कितने एटीपी? 2 एटीपी। तो टोटल में कितने एटीपी हो जाएंगे यहाँ पे? 2 एटीपी। 2 अच्छा 1 into ठीक है, ठीक है, और सबस्ट्रेट लेवल कितना निकला है यहाँ पे? 180। ठीक है, तो 1 ये हो गया 12, 12 13 14 1 15। ठीक है, तो जो एक पायरुविक एसिड है, जो एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है, वो कितने एटीपी दे रहा है? 15 एटीपी। ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास पायरुविक एसिड के? यहाँ पे देखो। ठीक है, पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मतलब 2 इंटू करो। हमने एक के साथ जो किया, जो आपके पास जैसे एक पायरुविक एसिड आपके पास क्रैब साइकिल में गया, वैसे ही सेकंड वाला जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 होंगे तो हम क्या कर देंगे? 15 इंटू 2, तो टोटल एटीपी कितने हो गए? 30 एटीपी। ठीक है, अब ये जो हमें एटीपी मिलेंगे वो कब मिलेंगे? जब हम ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपने सुना होगा, जो आपके पास या आपने पढ़ा होगा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ पे 30 एटीपी है तो ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी थे? देखो यहाँ पे जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस थी, तो यहाँ पे मैंने मेंशन, तो ग्लाइकोलिसिस में मैंने मेंशन किया है कि NADPH कितने बने? 2। और एक NADPH कितने कितने एटीपी बनाता है? एक 3 बनाता है 3। तो 2 कितने बना देंगे? 6। 6 और 2 ये यहाँ पे हैं, तो 6 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2 एटीपी यहाँ पे हैं, तो 6 प्लस 2 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पे बन गए। ठीक है, और 30 यहाँ पे बन गए। ठीक है, तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ठीक है, इसीलिए जो आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने प्रोड्यूस होंगे? 38 एटीपी। ठीक है, बट ये जो आपके पास, अब देखो यहाँ पे हमें जो एटीपी मिले, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि एक NADH2 आपके पास 3 एटीपी देगा, बट हम देखेंगे इनकी प्रोडक्शन कैसे होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिला वो किस फॉर्म में मिला? यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिला है NADH2 की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट हमें किसकी फॉर्म में मिला है? FADH2 की फॉर्म में, और NADH2 की फॉर्म में हमारे पास है। ठीक है, अब इस NADH2 को और FADH2 को हम किस में चेंज करेंगे? इसको हम करेंगे एटीपी में चेंज। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ होगा इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोला, क्योंकि इसमें किसकी फॉर्मेशन हो रही है? फर्स्ट जो आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल बन रहा है वो क्या है? सिट्रिक एसिड है, इसलिए क्या बोल दिया इसको? सिट्रिक एसिड साइकिल बोल दिया। क्रैब साइकिल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेसिकली हेंस क्रैब के नाम से इसको क्रैब साइकिल बोला है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, क्रैब्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसको लर्न करने के लिए, ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, अगर आपको सुटेबल लगता है तो आप कर सकते हो। अगर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हेलो। अभी आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम। ओके, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी ट्रिक, ठीक है। तो इसको रिमेम्बर करने के लिए आपके पास ट्रिक है, क्रिकेट क्लब इंडिया often keep smart survey for main officers, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ट्रिक है वो किसके लिए है? क्रैब साइकिल को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो क्रिकेट से क्या बन जाएगा हमारे पास? फर्स्ट सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, ठीक है। क्लब से हमारे पास बन जाएगा बेसिकली सिस एकोनिएट, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या बोल सकते हो आप? सिक्स एकोनिएट बोल सकते हो या एकोनिटिक एसिड बोल सकते हो। इंडिया से बन जाएगा आपके पास आइसो सिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट भी बोल सकते हो। ओ से बन जाएगा आपके पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। के से बन जाएगा आपके पास अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। एस से बन जाएगा आपके पास सक्सिनाइल सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ठीक है। सर्वे से बन जाएगा आपके पास सक्सिनिक एसिड, ठीक है। एफ से बन जाएगा आपके पास फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरेट भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और एम से बन जाएगा आपके पास मैलिक एसिड, ठीक है। और ओ से बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये ट्रिक आपके लिए है, अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, चीजों को सीक्वेंस में याद करने के लिए, ठीक है। ये जो साइकिल है इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट अल्फाबेट है, ठीक है, उसका यूज करना है सिर्फ, ठीक है। तो आप एक दो बार इसको ऐसे पढ़ोगे तो आपको फिर लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो सी से हो जाएगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस एक्नोटिक एसिड बन जाएगा, उसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड, उसके बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनाइल एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और आप इजीली समझ सकते हो, जो आपके पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ठीक है, और जो सक्सिनिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपके पास अल्फा ग्लूटेरिक एसिड है और जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपने एक NADPH2 बना देना है, ठीक है। इससे पहले आपने जो आइसोसिट्रिक एसिड है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इसके बीच में NADH2 बना देना है, ठीक है। और उसके बाद जो बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो लास्ट स्टेप होगा, ठीक है, जिसमें मैलिक एसिड किसमें चेंज हो रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, यहाँ पे एक NADH2 बनेगा, ठीक है। और जहाँ पे फ्यूमरिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड किसमें चेंज हुआ, फ्यूमरिक एसिड में, तो फ्यूमरिक एसिड और FADH2, ठीक है। तो यहाँ पे FADH2 बना देना है। और जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, जब सक्सिनिक एसिड में चेंज होगा तो वो डायरेक्ट एक ATP निकाल देगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से स्टेप्स में एडीपी प्रोडक्शन हो रही है, एटीपी प्रोडक्शन हो रही है, FADH2 की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। और इससे पहले जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें कोएंजाइम A ऐड हो रहा था, वहां पे जहां पे बेसिकली आप कोएंजाइम A ऐड कर रहे थे, एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। तो उस प्रोसेस में आपके पास एक NADH2 निकल रहा था,
ठीक है, तो बेसिकली आपके पास यहाँ से आपको क्लियरली हो जाएगा कि 4 NADH2 निकल रहे हैं, एक FADH2 निकल रहा है और एक सबस्ट्रेट लेवल ATP की फॉर्मेशन हो रही है। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट किया, अगर मैं इसको एक इक्वेशन में लिखूं कि जो आपके पास पायरुविक एसिड है, ठीक है, पायरुविक एसिड प्लस 4 NADH, सॉरी NAD, हमने किसका यूज किया, 4 NAD पॉजिटिव का यूज किया, प्लस एक हमने FAD पॉजिटिव का यूज किया, ठीक है, प्लस हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज किए हैं इसमें, ठीक है, प्लस हमने एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज किया जिसको हम ATP में कन्वर्ट कर रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल, ठीक है। अब इन प्रेजेंस ऑफ, बेसिकली ये कहाँ पे हुआ, ये जो रिएक्शन थी वो कहाँ पे हुई, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम मैट्रिक्स में हुई, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, यहाँ पे 3CO2 प्लस 4 हमारे पास क्या बन गए, NADH2 बन गए प्लस, ठीक है, 4 हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, सॉरी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, NADH2, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैंने डायरेक्ट NADH2 नहीं लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको साथ में भी लिख सकती हूँ, समझ रहे हो, यहाँ पे मेरे बोलने का मतलब है, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 हाइड्रोजन, या फिर मैंने इसको पूरे वाले, या फिर मैं इस पूरे को किसमें लिख सकती हूँ, NADH2 लिख सकती हूँ डायरेक्ट, ठीक है, और एक हमारे पास क्या बन रहा है, FADH2, ठीक है, और एक हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ATP की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे वो ये बनेंगे बेसिकली, ठीक है, और CO2 आपके पास रिमूव हो जाती है, ठीक है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कौन से साइकिल में रिमूव होती है, वो होती है आपके पास क्रैब साइकिल में, ठीक है, तो सिंपली जब आप पढ़ते हो तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें क्या होता है, सिंपल जब हम सिंपल टर्म्स में देखते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास ग्लूकोज, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं ना, अब देखो यहाँ पे हम, अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बने हमारे पास NADH2 FADH2, इनको हम जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और यहाँ से हमें ATP की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, NADH2 से हमें 3 ATP मिलेंगे और FADH2 से हमें 2 ATP मिलेंगे, ठीक है, बट इन जनरल जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, फिर हम क्या बोलते हैं, हमें ATP की प्रोडक्शन हुई प्लस CO2 एज अ वेस्ट गैस रिमूव होगी, बाय प्रोडक्ट्स जिसको हम बाहर निकालते हैं, और साथ में वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है, तो ये हम जर्नल प्रोसेस लिखते हैं जब हम पूरी रेस्पिरेशन की बात करते हैं। अभी हमने सिर्फ किसकी बात करी, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन नहीं पढ़ा, हमने क्रैब साइकिल पढ़ा, बट एक बात याद रखना कि जो आपके पास क्रैब साइकिल है उसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, बट क्रैब साइकिल तभी चलेगी जब आपके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन का यूज होता है आपके पास ETS साइकिल में। इतना क्लियर है आपको, क्रैब साइकिल क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास, यहाँ पे बात करती हूँ मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको और बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इसको और बोला जाता है, इसका अनदर नेम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, अब जो आपके पास ETS साइकिल है, अगर मैं उसकी बात करूं लोकेशन की, ठीक है, तो जो आपके पास क्रैब साइकिल था वो चला था मैट्रिक्स में, अब ये जो इसके प्रोडक्ट हैं, इसके प्रोडक्ट क्या हुए हमारे पास, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं, ठीक है, अब इसको जो इसकी फॉर्म है वैसे लिखूं जो हमने अभी ऑब्टेन्ड किया,
ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास जो क्रैब साइकिल चला, तो इस क्रैब साइकिल में किसका रिमूवल हुआ? CO2 का रिमूवल हुआ और किसका रिमूवल हुआ? वाटर का रिमूवल हुआ कुछ अमाउंट ऑफ, ठीक है? बट अब यहाँ पे क्या होगा और क्या मेरे पास प्रोडक्ट बना? मेरे पास प्रोडक्ट बना NaDH2, ठीक है? और FADH2। वेट, मेरे पास प्रोडक्ट बना NaDH2, ठीक है? और यहाँ पे बना एक मेरे पास FADH2, ठीक है? अब ये जो NaDH2 है और FADH2 है, इनको मैं कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करूंगी? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली कौन सी आउटर है, ये वाली कौन सी है, इनर है, ठीक है? तो ये जो आपके पास सिस्टम चलेगा वो कहाँ पे चलेगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलेगा। अभी जो NaDH2 है वो कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे चेन में जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे ऐसे चेन में जाएंगे, ठीक है? यहाँ से यहाँ पे, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता रहेगा चेन टू चेन, ठीक है? और यहाँ पे एट द एंड हम किसको प्रोड्यूस कर लेंगे? एट द एंड हम अपना प्रोडक्ट ATP प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है? वो हम बेसिकली मैं बात करूंगी आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, अगर मैं लोकेशन बताऊं कहाँ पे चल रही है, तो कहाँ पे चल रही है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है? अब देखो मैं आपके पास बेसिकली, अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेरे पास आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है? ये मेरे पास है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसको मैं, अब आपको पता है जो इनर मेम्ब्रेन है इसको मैं सिंपल बना रही हूँ ऐसे, ठीक है? अब आपको पता है जो मेम्ब्रेन होती है, कौन सी मेम्ब्रेन है ये? इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है? जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपिड बाइलेयर की, ठीक है? तो यहाँ पे लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, मतलब यहाँ पे ये वाला सिस्टम है, ऐसी मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर की, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रेजेंट है, ठीक है? तो ऐसी मेम्ब्रेन, ठीक है ये क्या है? ये सिंगल ही मेम्ब्रेन है आपके पास, ठीक है? तो ये पूरी हमारे पास क्या है? इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है? और ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है? और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी मेम्ब्रेन्स हैं ये? माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है? और देखो जो आपके पास मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, जिसको मैंने येलो कलर से किया, ठीक है? इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है? दो मेम्ब्रेन्स के बीच में है इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है? तो मेरे पास ये जो स्पेस है इसको मैंने क्या बोल दिया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है? अब देखो जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन है उसमें क्या चलेगा? उस पे चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है? ETS साइकिल चलेगा, ठीक है? यही बताया मैंने आपको। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? जो आपके पास ETS है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें बेसिकली क्या होगा? अब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ, इसको मैंने रिमूव कर दिया, वेट, ठीक है? तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना दिया एक, ठीक है? कॉम्प्लेक्स क्या है आपके पास? बेसिकली प्रोटीन्स हैं, ग्रुप ऑफ प्रोटीन को हमने क्या बोल दिया? कॉम्प्लेक्स बोल दिया, ठीक है? यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे
एक कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे। एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, और एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कितने प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना दिए? 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फर्स्ट वाले को मैं बोलूंगी कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 जो उसके बाद है, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद आएगा कॉम्प्लेक्स 3। ठीक है, और उसके बाद आएगा कॉम्प्लेक्स सेकंड। ठीक है, तो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 है और जो कॉम्प्लेक्स 2 है, उनके बीच में प्रेजेंट होता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3। ठीक है, कॉम्प्लेक्स किसके हैं? ये प्रोटीन के हैं। ठीक है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, उसके बाद है लास्ट में, तो पता लग गया होगा, इसका नाम क्या होगा? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, इसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई तो पूरी सराउंडिंग को होगी। ठीक है, तो मैंने एक ही पार्ट शो कर रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलूंगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें क्या चल रहा है? अभी अभी हम बात कर रहे हैं कि जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें चल रहा है क्रैब साइकिल। ठीक है, और क्रैब साइकिल में क्या बन रहा है? आपके पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक आपके पास NADH2 बन रहा है। ठीक है, एक प्रोडक्ट इसकी फॉर्मेशन हो रही है और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है FADH2। ठीक है, और जबकि आपके पास किसको रिमूव किया जा रहा है? CO2 गैस को रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास सिनेरियो है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्या है ये? इसको मैं बोल सकती हूँ TCA साइकिल या क्रैब साइकिल। ठीक है, TCA और क्रैब साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे TCA या क्रैब साइकिल चल रहा है। ठीक है, अब देखो बेसिकली जो आपके पास NADH2 है। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो क्या करेगा? इसको, जो NADH2 है, इसका नाम मैं ऊपर लिखती हूँ, ये है कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1। यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, अब ये जो आपके पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा? जो NADH2 है, ठीक है, उसमें से, अब देखो जब हमारे पास NAD था, ठीक है, क्रैब साइकिल में क्या था आपके पास? NAD था। ठीक है, उसमें बेसिकली NAD पॉजिटिव में आप क्या कर रहे थे? हाइड्रोजन ऐड करवा रहे थे और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे थे, जो किसमें चेंज हो जा रहा था? NADH2 में चेंज हो जा रहा था। ठीक है, तो बेसिकली जब हम किसी चीज में क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज में हाइड्रोजन करवाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बताओ। रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करवा रहे हैं हम? रिडक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अब बेसिकली यहाँ पे हमने इसमें रिडक्शन करवा दी, अब यहाँ पे हम क्या करवाएंगे? इसके ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? H पॉजिटिव को अब हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, और क्या रिमूव हो गया? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ठीक है, जो हमने ऐड करवाया था उसको निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया? NAD पॉजिटिव बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा ये कलर। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? अब जब ये रिमूव हो गया तो इसके पास क्या है? एनर्जी है, तो ये क्या चले जाएगा? ये एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, और इसको रिसीव कर लेगा यहाँ पे FMN। ठीक है, FMN स्टैंड फॉर, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और जो आपके पास फ्लेविन
मोनोन्यूक्लियोटाइड है उसको और बोला जाता है राइबोफ्लेविन 5 फॉस्फेट 5 फॉस्फेट। ठीक है, और ये आपके पास क्रूशियल एंजाइम है जो किसके लिए यूज किया जाता है, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये ड्राइव्ड कहाँ से होगा, तो हमें नाम से पता लग रहा है। ठीक है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन किसका नाम है? ठीक है, राइबोफ्लेविन इज द नेम ऑफ विटामिन B2। ठीक है, तो बेसिकली ये ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है, आपके पास क्वेश्चन आता है कि ड्राइव्ड कहाँ से होता है एफएमएन, तो वो ड्राइव्ड होता है आपके पास विटामिन B2 से। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, राइबोफ्लेविन 5 फॉस्फेट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लेविन मोनोफॉस्फेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ने। ठीक है, अभी जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के ये एक्साइट करेगा। ठीक है, अब जब ये इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो अपर स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कौन रिसीव करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, वेट वेट, ठीक है, ये आपके पास ये था। ठीक है, अब देखो जो इसका इलेक्ट्रॉन है उसको रिसीव करेगा यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल जिसको बोला जाता है आयरन सल्फर डस्टर। ठीक है, तो इसको रिसीव करेगा FeS। ठीक है, तो FeS स्टैंड फॉर आयरन सल्फर डस्टर। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे हमने कौन से फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हमने। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में भी हम सिंपल क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा रहे थे। एक इलेक्ट्रॉन पकड़ रहा था, जिसके पास एनर्जी आ रही थी उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जा रहा था, वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा था, एनर्जी लूज कर रहा था, फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल क्या हुआ, यहाँ पे जब H पॉजिटिव रिलीज हुआ तो साथ में कौन रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपके पास, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो उसके पास क्या हो गया, अब एनर्जी आ गई। अगर एनर्जी आ गई तो क्या चला जाएगा, एक्साइटिंग स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टार से रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया ऐसे। ठीक है, तो ये एक्साइटेड हो गया। ठीक है, तो ये हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, इसको कौन रिसीव कर लेगा, एफएमएन। ठीक है, अब एफएमएन के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। ठीक है, तो वो कहाँ पे चले जाएंगे, वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, उसको कौन रिसीव करेगा, आयरन डस्टर। ठीक है, आयरन सल्फर डस्टर। अभी जो आयरन सल्फर डस्टर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे भेज देगा, ये इलेक्ट्रॉन को भेज देगा किसके पास, क्यूनोन के पास। ठीक है, यूबी क्यूनोन के पास। ठीक है, और जो यूबी क्यूनोन है वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट भेज देगा किसके पास, यूबी क्यूनोन H2 के पास। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। एक एक्साइट हो रहा है, हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, एनर्जी किसी और दूसरे को दे रहा है, और फिर खुद कहाँ पे आ जा रहा है, लोअर एनर्जी पे जा रहा है। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये मेरे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स को मैंने क्या बोला, इस कॉम्प्लेक्स को मैंने बोला कॉम्प्लेक्स 3। ठीक है, तो ये मेरे पास थर्ड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अब ये जो H पॉजिटिव है, ठीक है, ये जो आपके पास यूबी क्यूनोन क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को यहाँ से मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहाँ शिफ्ट कर देगा, ये इसको ट्रांसपोर्ट करवा देगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, तो आपके पास H पॉजिटिव कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहाँ शिफ्ट हो गया, अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अभी जो यूबी क्यूनोन है जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी अपना इलेक्ट्रॉन किसके पास दे देगा, ये ट्रांसफर कर देगा थर्ड सिस्टम को। ठीक है, मतलब जो आपके पास कॉम्प्लेक्स 3 है
उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम बी, ठीक है। तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम बी को, ठीक है। और जो साइटोक्रोम बी है उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट को, ठीक है, दैट इज द आयरन सल्फर, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा किसको, साइटोक्रोम C1। इतना समझ आया, इतना क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? क्लियर है मैम। ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जैसे आप बेसिकली जैसे कैच कैच खेल रहे हैं, ठीक है। तो बॉल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आप बॉल मान के चलो, ठीक है। तो क्या है, जिसके पास वो बेसिकली शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन उसको फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स को इमेजिन करते चलो पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास जिसके पास एनर्जी ज्यादा आ जाएगी वो एक्साइट हो जाएगा, जो एनर्जी लूज कर देगा वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। यही हो रहा है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स 2 है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे किसने, यहाँ पे जो आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 है उसने किसको, यहाँ पे उसने किसकी ऑक्सीडेशन करवा दी, बेसिकली NADH की, ठीक है। NADH को NAD पॉजिटिव में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ठीक है, ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो FADH2 है, ठीक है, उसको किस में चेंज कर देगा, FAD पॉजिटिव में चेंज कर देगा। यहाँ पे भी H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कॉम्प्लेक्स में, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसमें एंटर कर जाएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा आपके पास आयरन सल्फर डस्टर, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट कर देगा, यूबी किनोन के पास। और यूबी किनोन किसके पास कर देगा, यहाँ पे आपके पास यूबी किनोन के पास, और यूबी किनोन क्या कर देगा, यूबी किनोन H2 के पास, और ये किसके पास कर देगा, साइटोक्रोम बी के, ठीक है। तो दोनों सिस्टम आपके पास, ठीक है। तो दोनों प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सेकंड, दोनों क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूबी किनोन, किसकी हेल्प की, यूबी क्विनोन, ठीक है। यहाँ पे भी कौन सा है, यूबी किनोन, ठीक है, सिंपल। इसकी हेल्प से यहाँ पे यूबी किनोन किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेगा, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दे देंगे, कौन से कॉम्प्लेक्स को दे देंगे, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सेकंड को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया, तो यहाँ पे दोनों किसको दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सेकंड को अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, सॉरी थर्ड, थर्ड को, यस मैम। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड किसको दे देंगे, जो इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में क्या है, आपके पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ठीक है। तो इन दोनों को, ये दोनों क्या कर देंगे, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेगा वो कौन करेगा, यूबी किनोन, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे अब किसको देंगे, यहाँ पे देंगे ये साइटोक्रोम बी को, ठीक है। तो साइटोक्रोम बी नेक्स्ट किसको दे देगा, साइटोक्रोम बी बेसिकली आयरन सल्फर डस्टर को दे देगा, ठीक है, सेम, ठीक है। और आयरन सल्फर डस्टर किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देगा आगे, ये कर देगा साइटोक्रोम C1 को, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सेम प्रोसेस होगी, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, अब कॉम्प्लेक्स देखो, आपके पास FADH2 और जो NADH2 है वो दोनों किस में चेंज हो गए, वो FAD पॉजिटिव NAD पॉजिटिव में चेंज हो गए। साथ में उन्होंने अपना H पॉजिटिव भी रिलीज कर दिया और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर दिया दोनों ने। और कहाँ पे दे दिया, साइटोक्रोम बी के पास दे दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ से इसने भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है।
अब ये जो साइटोक्रोम C1 है, ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको कहाँ पे देगा, ये देगा साइटोक्रोम C के पास, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3rd और 4 के बीच में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेगा, वो करेगा साइटोक्रोम C, ठीक है। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को किसके पास देगा, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स 4 है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा साइटोक्रोम A का मॉलिक्यूल, ठीक है, और साइटोक्रोम A3 का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, अब यहाँ पे बेसिकली सिंपल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और साथ में यूबिक्विनोन क्या कर रहा है, आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो क्या है, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी H पॉजिटिव रिलीज हो गया, उसको जो यूबिक्विनोन है वो बेसिकली क्या कर रहा है, H पॉजिटिव को, ये जो इसके पास H2 लगा, इसके H को क्या कर देगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में शिफ्ट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, ये जो H पॉजिटिव है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ गया, साइटोक्रोम ए से कहाँ पे आ गया, साइटोक्रोम A3 के पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइटोक्रोम A3 है, यहाँ पे प्रेजेंट होगी आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। बेसिकली मैं इसको येलो कलर से बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास है हाफ O2 प्रेजेंट, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, बेसिकली जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे है, मैट्रिक्स में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, तो वहां से 2 हाइड्रोजन लेके किस में चेंज कर देगी, इसको H2 में चेंज कर देगी, वाटर बना देगी। इतनी बात क्लियर हुई? मैम ये लास्ट वाला बताना फिर से, ऑक्सीजन वाला, जो वाटर जो बना। जो आपके पास कॉम्प्लेक्स 4 है, इसका जो ये जो इनर सरफेस है, यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कौन है आपके पास, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये O2 क्या कर रही है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी साइड को क्यों जा रहे हैं, क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो आपके पास ऑक्सीजन है वो इनको क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑक्सीजन क्या कर रही है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का यूज करके इसको, जो आपके पास यहाँ से H पॉजिटिव लेगी, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेसिकली, ठीक है, तो किस में चेंज कर देगी, उसको वाटर में चेंज कर देगी, या तो इसको किस में चेंज कर रही है, ये वाटर में, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसको मैं छोटा लिखती हूँ, ये है मेरे पास FAD पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसमें चेंज हो गया, तो यहाँ पे ये इसमें चेंज हो गया, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रही है, किसका यूज कर रही है, H पॉजिटिव का यूज कर रही है, और किसका यूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन का यूज कर रही है, और किस में चेंज कर दे रही है, जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलके किस में चेंज हो जा रहा है, वो एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। तो फाइनल एक्सेप्टर कौन हो गया, यहाँ पे जो आपके पास फाइनल एक्सेप्टर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो फाइनल एक्सेप्टर इन ETS साइकिल, या फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इन ETS साइकिल इज द ऑक्सीजन। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कौन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन इनको किस में चेंज कर दे रही है, और इससे क्या बना दे रही है, वो वाटर बना दे रही है इनका यूज करके, ठीक है। और देखो जब हम सिंपल प्रोसेस बोलते हैं तो हम
बेसिकली जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है आपके पास, अगर मैं जनरल रेस्पिरेशन प्रोसेस लिखूं तो जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है CO2 में, ठीक है, प्लस H2 में, ठीक है, H2O में, प्लस क्या रिलीज हो जाता है वहां पे, ATP रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं हमने उसमें ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में हमने पहले क्या देखा, ग्लाइकोलिसिस देखा, फिर उसके बाद क्रैब साइकिल चला, क्रैब साइकिल में हमारे पास प्रोडक्ट आ गया NADH2, FADH2 और एक ATP। फिर हमने जो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, और देखो याद रखना जो आपके पास क्रैब साइकिल है उसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है, बट फिर भी क्रैब साइकिल तभी चलेगी जब आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्रैब साइकिल नहीं चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ETS है, क्योंकि आपके पास जो ETS है वो किसके प्रोडक्ट्स पे चलेगा, वो चलेगा क्रैब साइकिल के प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो अगर क्रैब साइकिल नहीं चलेगी तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, अगर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा तो ETS नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ETS नहीं चलेगा तो कब नहीं चलेगा, जब ऑक्सीजन नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या चला आपके पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला, ठीक है। उसमें किसका यूज किया, ऑक्सीजन का यूज किया, और क्या रिमूव कर दिया हमने, वाटर रिमूव कर दिया, मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर कर दी, और क्रैब साइकिल में हमने किसको रिमूव कर दिया था, CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो ATP सिंथेसिस कैसे होगी, जैसे हमने, अब देखो आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, उसमें से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से हम क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और H पॉजिटिव को कहाँ एंटर किया जा रहा है, यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। यहाँ से भी यूबिक्विनोन H2 दे रहा है, यहाँ पे से भी H को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का यूज कर ले रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या बना दिया, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना दिया, ठीक है। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हमने क्या कर दिया, पीएच को कम कर दिया, ठीक है। पीएच कम कैसे होगी, जब H पॉजिटिव ज्यादा होंगे। कितना क्लियर हुआ, समझ आया, फिर से रिपीट करूं, क्लियर है मैम। ठीक है। बेसिकली अब मैं लास्ट वाला बना रही हूँ, ठीक है, ये था, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपके पास बेसिकली आपके पास NADH2 था, ठीक है, उसको हमने NAD में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपके पास यूबिक्विनोन था H2, वो क्या कर रहा था, हाइड्रोजन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल रहा था, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है पूरी, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको मैंने क्या बोल दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स था जो क्या कर रहा था, FADH2 को किसमें चेंज कर रहा था, FAD में, पॉजिटिव में, ठीक है। साथ में यहाँ से भी क्या हो रहा था, H पॉजिटिव रिलीज हो रहा था और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, ठीक है। अब ये जो आपके पास H पॉजिटिव है उसको भी कौन लेके जा रहा था, यूबिक्विनोन लेके जा रहा था, और कहाँ पे, यहाँ का जो H पॉजिटिव है उसको बेसिकली हम कहाँ पे कर रहे थे, ट्रांस मेम्ब्रेन में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। H पॉजिटिव हम ट्रांस मेम्ब्रेन में शिफ्ट करे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट है, ठीक है, जो लास्ट कॉम्प्लेक्स था, देखो ये मेरे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, सेकंड कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। और ये मेरे बीच में मेरे पास था थर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे था मेरे पास फोर्थ कॉम्प्लेक्स। जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स था वो क्या कर रहा था, उसके साथ कौन अटैच था, ऑक्सीजन अटैच थी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरा फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर रहा था, उसमें बेसिकली हो रहा था आपके पास जो ऑक्सीजन है वो H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का यूज करके इसमें कन्वर्ट कर दे रही थी, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स आपके पास प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। तो मैंने आपको 4 कॉम्प्लेक्स बताए, अब लास्ट में होता है प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके पास जितना H पॉजिटिव था उसको कम कर दिया
और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमने H पॉजिटिव को ज्यादा कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है, डिफरेंस बन गया चार्जेस में, ठीक है। एक जगह आपके पास पीएच बहुत कम है, एक जगह पीएच बहुत ज्यादा है, या सिंपली बोलें तो एक जगह H पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एक जगह H पॉजिटिव कम कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज वाटर बनाने में भी कर रहे हैं और इसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स 5 है, ठीक है, जैसा हमने फोटोसिंथेसिस में किया था वैसा ही करेंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है, यहाँ पे इसके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इसके पास पार्टिकल होता है जिसको बोला जाता है F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। और ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है इसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब नाम से ही पता लग रहा है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, या क्या बोल देंगे इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ठीक है। अब जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है या जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है वो बेसिकली क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, H पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब इस जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ठीक है, इसके डिफरेंस का यूज करके, ठीक है, इसकी जो आपके पास H पॉजिटिव है इनका यूज करके, इनकी एनर्जी का यूज करके हम क्या करेंगे, एडीपी को किस में चेंज कर देंगे, एटीपी में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होगा, ब्रेक होगा, तो यहाँ से पूरे फ्लो में, ठीक है, विद एनर्जी क्या करेगा, ये यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स 5 है इसका जो हेड होता है इस पे इसमें होती है एटीपीएस एक्टिविटी, ठीक है। तो F1 पार्टिकल के पास कौन सी एक्टिविटी होती है, एटीपीएस सिंपल लिख सकते हो, या फिर आप ये कैसे एक्ट करेगा, एटीपी सिंथेज की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे होगी एटीपीएस एक्टिविटी, एटीपीएस एक्टिविटी इसके पास, ठीक है। अब ये जो हेड है वो क्या करेगा, वो बेसिकली सिंपल बताऊं आपको, ये तो यहाँ से H पॉजिटिव जब आपके पास ग्रेडियंट ब्रेक होगा तो वो क्या करेगा, इसकी एनर्जी का यूज करके हम क्या कर देंगे, जो मैट्रिक्स में एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा उसको चेंज कर दिया जाएगा एटीपी में, किसका यूज करके, H पॉजिटिव की एनर्जी का यूज करके। इतनी बात क्लियर हुई, यस मैम, यस मैम। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, ये जो NADH है, ठीक है, NADH2 है या FADH2 है, ठीक है, तो उनमें से हमने क्या किया, इनके H2 को रिमूव करके, मतलब इनके ऑक्सीडेशन करवा के बेसिकली इनसे क्या कर लिया, एटीपी की प्रोडक्शन करवा ली, ठीक है। एटीपी में इसकी एनर्जी का यूज करके हमने बेसिकली क्या कर लिया, किसकी प्रोडक्शन करवा दी, एटीपी की प्रोडक्शन करवा दी। समझ आई बात, यस मैम। ठीक है। अब इस प्रोसेस को बोला जाता है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था, तो इसको क्या बोल देंगे हम, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपके पास, हैशटैग पे लिख रही हूं मैं, कि जो आपके पास ईच एटीपी, जब आपके पास क्या होगा, हर एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, सिंपल, फॉर ईच एटीपी, फॉर ईच ATP production, 4H positive passes through the F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient, ठीक है। तो सिंपली क्या हो रहा है आपके पास, फॉर एक एटीपी के प्रोडक्शन के लिए 4H पॉजिटिव क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है, कहां से, थ्रू F0 और F1 पार्टिकल, राइट। ठीक है, फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन कहां से मूव कर रहे हैं, फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी, इंटर मेम्ब्रेन, ये आपके पास जो स्पेस है वो कौन सा स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो कहां से मूव कर रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स, कहां को मूव कर रहे हैं, मैट्रिक्स की साइड को, ठीक है, अंदर, ये वाला रीजन कौन सा है, मैट्रिक्स है, ठीक है। डाउन द इलेक्ट्रो मैट्रिक्स, डाउन द electrochemical
proton gradient. Get down the electrochemical proton gradient. ठीक है, तो एक एटीपी बनने के लिए ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन एटीपी कितने हाइड्रोजन पास करने चाहिए? तो 4 हाइड्रोजन आप क्या करेंगे, जो इंटरमेम्ब्रेन है, ये हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन है? इंटरमेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास ये जो येलो स्पेस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरमेम्ब्रेन को। ठीक है, और अंदर वाला जो स्पेस है वो है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये क्या है मेरे पास? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास क्या है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जब 4H पॉजिटिव कहाँ जाएंगे? मैट्रिक्स में जाएंगे, तो हमारे पास एक एटीपी की प्रोडक्शन होगी। Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ठीक है, ma'am. तो अगर मैं आपको अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई जाए, ठीक है, तो बेसिकली जो ग्लाइकोलिसिस थी, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, उसमें नेट एटीपी प्रोड्यूस कितना हुआ? 2 NADP H2 कितना प्रोड्यूस हुआ वहां पे? तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सब। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही मॉलिक्यूल होंगे, इसे दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 ही मॉलिक्यूल हुए। ठीक है, तो यहाँ पे NADPH2 भी कितना निकला? 2। उसके बाद हमारे पास कौन सा साइकिल चला? क्रैब साइकिल। ठीक है, क्रैब साइकिल में आपके पास सबस्ट्रेट लेवल डायरेक्ट एटीपी निकला 1। NADH2 कितने निकले? NADH2 की प्रोडक्शन 3. ठीक है, कितने निकले? 4। देखो यहाँ पे बताया मैंने। 2. Yes, ma'am. 4. ठीक है, तो यहाँ पे हम NADH2 कितने बना रहे हैं? 1। यहाँ पे एक, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 3। क्रैब साइकिल के बीच में जब ये एंटर हुआ तो एक कहाँ पे बन गया? जब एंट्री के टाइम पे था। ठीक है, तो ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास NADH2 कितने बन गए? 4 बन गए, और FADH2 कितने बने थे? 1। ठीक है, और वहीं पे मैं बात करूं ETS में। ठीक है, तो ETS में हमने सबसे क्या लेनी है? अब एनर्जी ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब टोटल, अब हमने कितना है इसको, अब एक NADH2 कितना दे रहा है हमें? 3 ATP। ठीक है, तो आपके पास 4 NADH2 कितने दे देंगे? 4 × 3 = 12 ATP। ठीक है, वैसे ही एक FADH2 आपके पास कितने एटीपी दे रहा है? 2 ATP। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? अब एक ही मॉलिक्यूल है तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2 ATP ही हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अब ATP कितना बन रहा है यहाँ पे? सबस्ट्रेट लेवल ATP कितना है? सबस्ट्रेट लेवल ATP की बात करें तो क्रैब साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल ATP है, अब जो डायरेक्ट बन चुका है, ठीक है, वो है हमारे पास 1। 1. ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके पास ग्लाइकोलिसिस में, तो ग्लाइकोलिसिस में मेरे पास FADH2 कितने बन रहे हैं? कोई भी नहीं बन रहा है। NADH2 कितने बन रहे हैं? NADH2 बन रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 2। ठीक है, अगर 2 बन रहे हैं, एक कितना देता है? 3, तो 2 3 6। ठीक है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल एटीपी कितना बन रहा है? यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में जो एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, डायरेक्ट एटीपी सबस्ट्रेट लेवल, वो कितना बन रहा है? 2। और यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी कितना बन रहा है? 1। 1. Yes, ma'am. क्लियर है ना? Yes, ठीक है, ma'am. तो बेसिकली जब हम करेंगे, अब देखो यहाँ पे 6A हो गया, ठीक है, 2A हो गया, ठीक है, 7 8, ठीक है, अब यहाँ पे 12A है, 12 13 14 15। ठीक है, 15 आपके पास ये हो गया। समझ आई बात? ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल है तो मल्टीप्लाई बाय 2। 13. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास कितने टोटल एटीपी हो जाएंगे? 38 एटीपी। Yes, ma'am.
ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे की, तो उसको हम कल बात करते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम। ओके।